सुरुवातीपासूनच याच्याबद्दलची जी चर्चा पूर्ण राज्यात नव्हे तर देशामध्ये सुरू झालेली आहे की हा अपघात नाही, हा घातपात आहे, अशा पद्धतीचं लोकांच्या मनातही संशय आहे. पण पवार परिवारातीलच 2 टर्मचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेकदा याच्यावरच्या शंका व्यक्त केलेल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की अमेरिकेला याचा ब्लॅक बॉक्स गेला नाही पाहिजे. कॅनडा असेल, लंडन असेल, अनेक देशाची त्यांनी नावं सांगितली. याच्या माध्यमातून ती चौकशी व्हावी ही सुरुवातीपासूनच त्यांची भूमिका राहिलेली आहे. मी आपल्याला या निमित्तानं सांगेन की अगर हा घातपात असेल तर मग या देशामध्ये कोणीच सुरक्षित नाही. ना राजकीय माणूस सुरक्षित आहे, ना सर्वसामान्य माणूस सुरक्षित आहे. याच्याबद्दलची ज्या पद्धतीची सुई रोज कोणी ना कोणी संशयाच्या भोवऱ्यात याच्यानी आणताना आपण पाहतोय. आपण आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवारांच्या मिसेस सुनित्रा पवार यांनी सीबीआय चौकशी मागितलेली आहे. पण या केंद्रातल्या एजन्सीवर आता कोणाचा भरोसा राहिलेला नाही आणि म्हणून पवार कुटुंबातले रोहित पवार यांनी ज्या काही मागण्या केल्यात त्या मागण्या सरकारने पुढे येऊन त्या पद्धतीची ही चौकशी करावी. कारण की इथला जो या विमानाचा जो मालक होता त्याला विदेशात पाठवून दिलं गेलेलं आहे असं त्यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं. त्यामुळे हा अजून संशय वाढत चाललेला आहे. फ्युलचा प्रश्न आहे, फिजिबिलिटीचा प्रश्न आहे, पायलटचा प्रश्न आहे, हे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. ते फ्लाईट पण रिपेअरमध्ये होतं आणि जे सांगण्यात आलेलं आहे की जो कोणी चालक होता तो ऐन वेळेवर सकाळी पोहोचला नाही, ट्रॅफिकमुळे अडला. आता मुंबईमध्ये सकाळचं ट्रॅफिक म्हणजे सकाळी 6 वाजताचं एवढं जास्त ट्रॅफिक राहत नाही. मग हा ड्रिंकर पायलट कसा यांनी आणला ऐन वेळेवर, हे सगळे प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेले आहेत आणि म्हणून या पद्धतीचं पारदर्शकतेने ही चौकशी व्हावी ही मागणी पवार परिवाराकडून केली जाते. आणि आम्ही पण या ठिकाणी हेच म्हणू की सगळ्या विमानात अगर सुरक्षित नसेल आणि विमानात या पद्धतीचा घातपात घडवला जात असेल, गुजरातमधलं जे लंडनला जाणारं जे विमान होतं त्याचं अजूनही केंद्र सरकारकडून चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्याची पाहिजे तशा पद्धतीची माहिती आलेली नाही. मग विमानात घातपात केला जातोय का, हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून रोहित पवारांची जी मागणी आहे ही सरकारने पुढे येऊन त्याला त्या पद्धतीची चौकशी करावी ही पण भूमिका आमची आहे. रोहित सिंग जे या संपूर्ण विमान कंपनीचे मालक होते त्यांचे राजकीय व्यक्तींसोबत असणारे नेक्सस सुद्धा त्यांनी समोर मांडलेले आहेत आणि ते भारताबाहेर कसे गेले. तर इतका मोठा अपघात या एका विमान कंपनीच्या अस्तित्वामुळे झालेला होता, तर मग त्यांच्या मालकाला देशाबाहेर जाण्याची परवानगी कोणी दिली, हा प्रश्न आता त्यांनी उपस्थित केला. बघा, आपल्याला लक्षात असेल की केंद्र सरकारच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला जे अभय देण्याची जी परंपरा राहिलेली आहे ती परंपरा आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. गोव्यामध्ये क्लबमध्ये आपल्या झालेला मधल्या काळातला बॉम्ब स्फोट आणि त्याच्यातून त्याचा मालक विदेशात गेलेला आपण पाहिलेलं होतं. तसंच ही घातपाताची घटना असेल आणि असा संशय असेल तर अशा विमान मालकांना देशाच्या बाहेर जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारने का दिली हा एक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे रोहित सिंगला या ठिकाणी बोलवून त्या पद्धतीच्या चौकशी त्या ठिकाणी व्हावी ही भूमिका त्याच्यामधली आहे. बघा, जी घटना गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत गुजरातमध्ये जी घडली लंडनला जात असलेल्या विमानामध्ये, त्याची अजूनही ती चौकशी पुढे आलेली नाही. वास्तविकता त्या ठिकाणी पुढे आलेली नाही. तीच भीती महाराष्ट्रामधली राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा जो मृत्यू या विमान अपघातामध्ये झालेला आहे त्या पद्धतीची चौकशी दबून राहू नये ही भूमिका त्या कुटुंबातली लोक मागतात आहेत, रोहित पवार मागते आहे. त्यामुळे
या चौकशीला त्या पद्धतीचं पुढं जाण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी. सर काल राज्य सरकारने शासन निर्णय काढलाय आणि मुस्लिम आरक्षण मिळेल असं दिलंय. बघा, राज्य सरकार द्वेषपूर्ण पद्धतीनं सत्ता चालवत आहे याची कोणालाही शंका नसावी आणि हा काही आरोप नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शपथ घेत असताना मग मुख्यमंत्री पदाची असो मंत्रिपदाची असो आम्ही सगळ्यांच्या बद्दल ममत्व ठेवू, कोणाबद्दलही द्वेष करणार नाही अशी भूमिका शपथ घेताना हे लोक घेतात, संविधानावर हात ठेवतात. पण त्याच संविधानाला मुठभाती देण्याचं पाप राज्याचं आणि केंद्राचं सरकार करताना आपण पाहतो आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचंही पालन ते करायला तयार नाहीत आणि त्याच्यामुळे द्वेषपूर्ण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मुस्लिम आरक्षणाची कारवाई केली गेलेली आहे असं आम्ही म्हणू. ना हिंदी में जानना चाहेंगे, रोहित पवार ने सवाल उठाए अजीत दादा के प्लेन क्रैश के ऊपर, जो ओनर है वो इंडिया के बाहर चले गए, किस तरह से देखते हैं? देखो, रोहित पवार बारामती में जो विमान अपघात हुआ था उसमें हर बार जो प्रेस लेकर उसका प्रेजेंटेशन देकर जिस तरह से बातें सामने ला रहा है, इससे और लोगों के मन में ये अपघात नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ये घातपात है, इस तरह की बात लोगों के मन में भी जा रही है. बड़े पैमाने में इस विषय की चर्चा राज्य में नहीं तो पूरे देश में चल रही है. गुजरात के माजी मुख्यमंत्री की जिस तरह से विमान एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, अभी भी उसकी कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई. वही स्थिति महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार के घटना में ना हो, इसलिए पवार परिवार के ही रोहित पवार बार बार उस तरह की प्रेस लेकर सरकार से मांग कर रहा है. केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस तरह से इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका रोहित पवार का कहना है. ये विमान के मालक रोहित सिंह, इनको विदेश जाने की परमिशन सरकार के माध्यम से दी गई और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं, वो घातपात है. इस तरह की बातें हो रही है. तो जिस तरह से रोहित पवार मांग कर रहा है उसी डिमांड के आधार पर सरकार ने इस घटना की चौकसी करना चाहिए और जो सत्यता है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसी घटनाएं होना, इस तरह की घटनाएं होना तो देश में अगर राज्य के एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो ऐसी घटनाएं आम पब्लिक के साथ भी हो सकती है. और इसलिए सरकार ने इसके आगे आकर इसकी चौकसी करना चाहिए जिस तरह से रोहित पवार मांग कर रहे हैं. रोहित पवार के दबाव के बाद सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई सुनित्रा पवार की तरफ से, और सरकार भी इसमें दिखा रही है कि हम सीबीआई केंद्र की कोई भी ब्लैक बॉक्स को लेके कहा गया कि ब्लैक बॉक्स जल गया है. केंद्र के कोई भी एजेंसी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा है. 2019 में जो पुलवामा की घटना हुई थी उसकी आज भी सीबीआई की इंक्वायरी सामने नहीं आई है. तो इसलिए देश के 40 फौजी हमारे वहाँ शहीद हुए थे. तो अभी 2026 में हम लोग आए हैं, तो सीबीआई अभी भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है. तो सीबीआई के और केंद्र के जितने भी एजेंसीज है इसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा है. इसलिए रोहित पवार बार बार मांग कर रहे हैं कि कनाडा, इंग्लैंड और कई देशों के उनने नाम बताए, उस आधार पर इंक्वायरी होना चाहिए. रिजर्वेशन को लेके जो मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको रद्द किया गया है सरकार की तरफ से. केंद्र हो राज्य सरकार हो, द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है. जो माननीय हाईकोर्ट ने उनको आरक्षण दिया था, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण नहीं, मुस्लिम आरक्षण में भी मुस्लिम में भी कई जातियाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से है और उन लोगों को आरक्षण मिल रहा था. लेकिन सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के नाम से सबके आरक्षण बंद करने का देशपूर्ण राजनीति वो कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं. इंडिया ब्लॉक पे सवाल उठाया गया है संजय राउत की तरफ से कि इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट में बातें करने से कुछ नहीं होता है, जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टियां हैं उनसे बातचीत की जाए. जिस तरह से देश को भेज दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसको लेके ममता बनर्जी की बात कही है और बाकी नेताओं की बात की गई है, क्या?
देखो, संजय राउत क्या बोलता है उसकी तरफ मैं बहुत ध्यान नहीं देता। जिस तरह से राहुल जी इस लड़ाई का मोर्चा संभाल कर जिस तरह से लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में सभी अपोजिशन पूरा उनके साथ में खड़ा हुआ है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल हो या अमेरिका के साथ जो डील को ढील देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और देश के किसानों को, देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का जो मुहिम नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की है, उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं और उनके साथ सब लोग हैं। और इसलिए आज हमारे सामने हमारा देश महत्व का, हमारी भारत माँ हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए जिसको अपने भारत माँ से प्रेम है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जो एलिगेशन लगा रहे कि अगर हमारी बात नहीं सुने तो तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर चौपट कर देंगे, इस तरह की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर ट्रम्प कहते हैं तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। और ये बात प्रधानमंत्री ने सामने रखना चाहिए, नहीं तो ट्रम्प के साथ, ट्रम्प के आंखों में आंख मिलाकर जो बात है वो देश के लिए उन्हें करना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता भी वही कह रहे हैं। तो ये राजनीति का समय नहीं है, ये देश बचाने का समय है। और इसलिए ऐसे समय में हम इंडिया ब्लॉक वाले हो या सभी हो, अमेरिका में आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल के इसमें जो सत्ता पार्टी के सांसद भी थे, वो उसमें जो जब ठहराव रखा गया था तो उन लोगों ने भी उसमें मतदान किया कि एप्स्टीन फाइल खुलना चाहिए। आज हमारा देश खतरे में आ गया है, इसमें राजनीति का ये समय नहीं है। हमारे नेता राहुल जी यही बात बार बार कह रहे हैं कि ये देश की राजनीति का समय नहीं है, ये देश बचाने का समय है। जिस तरह से ट्रम्प हमारे देश को धमका रहा है, हमारे देश को चाहे वैसा डील करवा रहा है, और हमारे देश के नेता, देश की सरकार ये जिस तरह से डील दे रही है और देश को बेच रहे हैं, ये कदापि किसी ने भी इस बात को ये नहीं समझना चाहिए कि ये राजनीति का विषय है, ये देश का बचाने का समय है। और इसलिए संजय राउत ने भी अब राहुल जी के साथ खड़ा होने का समय उनका भी आ गया है। विलीनीकरणाची चर्चा ही आमच्या आणि दादांमध्ये सुरू होती, ज्यामध्ये एक भाग असा होता की आम्ही दादांसोबत जाऊन सत्तेत सहभागी होऊ, तर दुसरीकडे दादा एनडीएमधून बाहेर पडतील, हा अशा पद्धतीचा घटनाक्रम रोहित पवार यांनी मांडलेला आहे। आणि ज्यात त्यांनी असंही म्हटलंय की या दोन्ही पद्धती काही लोकांना नको होत्या, त्यामुळेच हा अशा पद्धतीचा घातपात झालेला होता। एनडीए मध्ये सहभागी व्हायचं की नाही इथपर्यंतचा विचार दादांनी आणि आम्ही एकत्र केलेला होता, असं त्यांनी म्हटलंय। बघा, पवार परिवार एकत्रित आलं पाहिजे ही भूमिका काँग्रेस पार्टीची नेहमी आहे। ठाकरे परिवार जेव्हा एकत्रित होतो तर त्याला आम्ही त्यांना शुभेच्छाच आम्ही दिल्या। काँग्रेसची भूमिका तोडो फोडो राज करो अशी नाही। काँग्रेसने नेहमी लोकांना जोडून घेण्याचं, परिवाराला एकत्रित ठेवण्याची भूमिका काँग्रेसने सातत्याने केलेली आहे। पण आज दोनही राष्ट्रवादी म्हणजे दोनही पवार परिवार एकत्रित आलं नाही पाहिजे, तर ते दिल्लीमध्ये बसलेली जी सरकार आहे तिथून हे सगळं सूत्र चाललेलं आहे। ज्या अजित पवारांच्या जे काही नेते आहेत दिल्लीमध्ये, त्यांना तिथून चाबूक लावलं जाते आणि हे परिवाराला एकत्रित येऊ दिलं जात नाही। आमची भूमिका की हे परिवार एकत्रित आलं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे। परिवाराचा वाद नको, राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण केलं जाणार, पण परिवारामध्ये वाद नाही, परिवाराने एकत्रित राहावं ही भूमिका काँग्रेस पार्टीची आहे। परंतु या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यातनं कुठेतरी हा घातपात झाला असावा अशी सुद्धा त्यांनी शक्यता बघा, म्हणून आम्ही इतकं कठीण होतं का की त्यासाठी राजकीय व्यक्तीचा जीव द्यावा लागला। म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगितलं की अजित पवारांच्या प्रकरणामध्ये जे काही रोहित पवार भूमिका मांडतात आहे त्याच्यातली वस्तुस्थिती सरकारने पुढे आणण्यासाठी त्यांनी ज्या काही एजन्सी सांगितल्या त्यांच्याकडे त्यांनी सरकारने ती चौकशी करावी, म्हणजे वस्तुस्थिती पुढे येईल। हा संसदेचा भोवरा हा मोठ्या प्रमाणात फिरतो आहे, अनेक लोकांची नावं त्याच्यामध्ये आपोआप यायला निघालेली आहे। त्यामुळे मी या ठिकाणी एवढं सांगेल की घातपात आहे की अपघात आहे याच्यावर मला आता त्या निष्कर्षावर जाता येणार नाही, पण पवार परिवारातलाच व्यक्ती या पद्धतीनं रोहित पवारांच्या माध्यमातून जी काही भूमिका मांडतो आहे याला गांभीर्याने सरकारने घेतलं पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। आणि दोन्ही पवार परिवारांनी एकत्रित आलं पाहिजे ही भूमिका आमची आहे। राज्यसभेच्या 7 जागा जाहीर झाल्या, निवडणूक जाहीर झालेली आहे, काँग्रेस यामध्ये उतरणार आहे निवडणुकीसाठी? बघा, आता आमचं जे अलायन्स आहे
त्या अलायन्समध्ये काय काय होतं आणि राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रणनीती जे काही असेल ते आमचं हायकमांड ठरवतं. हायकमांड जे काही भूमिका आम्हाला सांगेल त्या भूमिकेप्रमाणे आम्ही, मी स्वतः आमदार आहे, आम्हाला पण मतदान करावं लागणार आहे. त्यामुळे जे काही आमचं हायकमांड कळवेल त्याप्रमाणे आम्ही करू. सर, माइनॉरिटी स्टेटस जो दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ उसी दिन दिया गया 75 जो इंस्टीट्यूट है, अब उस पे इंक्वायरी बिठाई गई है और जो ऑफिसर थे उनका भी ट्रांसफर किया गया है. क्या देखो, महाराष्ट्र की सरकार पूरी भ्रष्ट सरकार है, ये हमने कई बार कहा है, आपने कहा है, वो आरोप है. जिस तरह से सरकार रोज तिजोरी लूटने का काम कर रही है, डाका डाल रही है, उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र के जो मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी अजीत पवार के जाने के बाद उनकी ही डुप्लीकेट साइन मारकर उनने अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता देना, करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम जिस तरह से किया है, तो इसका मतलब है कि सरकार पूरी भ्रष्ट है और इसलिए वो अधिकारियों ने हिम्मत की है. अगर ये सरकार भ्रष्ट नहीं रहती, फडणवीस सरकार भ्रष्ट नहीं रहती, तो अधिकारी की मजाल भी नहीं थी. ये महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली घटना है और घटना ये सरकार को ही चुना लगा के गई है. जनता का पैसा लूटने का काम तो चल ही रहा है सरकार के माध्यम से, लेकिन अधिकारियों ने जिस तरह से ये हिम्मत की है, ये सरकार की ही गलती है. आपने देखा होगा कि मैं आज पेपर पढ़ रहा था कि पुणे में जो जमीन घोटाला हुआ है उसमें खाड़गे समिति बिठाई गई थी, तो अधिकारी को दोषी ठहरा दिया. हमको तो एक बात समझ में नहीं, हम उस पर चर्चा मांगेंगे. कौन दोषी है ये इशू नहीं है. किसके दबाव से हुआ था? मुख्यमंत्री के दबाव से हुआ था? किसके दबाव से हुआ था? अधिकारी ने हिम्मत कैसे की? तो आईटी के नाम से जिस तरह से उसके टैक्स भी बचाने का काम किया गया, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में बेची गई. तो ये सब जवाब सरकार को देना पड़ेगा. एक तरफ सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पूरे गड्ढे के रास्ते गड्ढों के हो गए, लोगों का जीना हराम हो गया, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं और सरकार के पास पैसे नहीं है. और इस तरह से महाराष्ट्र बेचकर नेता लोग अपने घर भर रहे होंगे, तो कदापि ये सहन नहीं किया जाएगा और हम पूरी इसकी जांच मांगेंगे और पूरी तरह से हम लड़ेंगे. नाना, महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति देखी जाती, कभी औरंगजेब का नाम आता है, कभी अफजल खान, फिर आजकल टीपू सुल्तान चल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके बातें कही जाती है. आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे तो लगता है कि सरकार की जो पार्श्वभूमि रही है, जब यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी नाम के थे तत्कालीन, उन्हें जिस तरह से सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था, तभी अगर सरकार ने उस समय में एक्शन ली रहती उस कोश्यारी के ऊपर, तो कोई हिम्मत नहीं करता. आधा से ज़्यादा डजन मंत्री अभी मंत्रिमंडल में हैं, उनने कई महापुरुषों का अपमान किया है. इतिहास को अपने तरह से जानबूझकर एक कराकर मूल इशू को लोगों को डाइवर्ट करने का हमेशा पाप महाराष्ट्र की सरकार करते आई है और आज भी करने चाह रही है. हमारे प्रदेश अध्यक्ष सबकाल ने क्या स्टेटमेंट किया मैंने अभी सुना नहीं है उनका, लेकिन हमने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना, क्योंकि दुनिया में कई राजा हो चुके हैं, एक में वो राजा ऐसे रहे, वो जनता के राजा रहे और उनको छत्रपति पद जो है वो जनता ने दिया है. एक में वो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज रहे और इसलिए इनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती. लेकिन ये सब इशू पे बीजेपी जिस तरह से वार कर रही है, हमारे पुणे के ऑफिस पे उनने पथराव किया, तो फिर कराए ना कोश्यारी के ऊपर कार्रवाई. कोश्यारी तो रिकॉर्ड पे है, इनके आधा से ज़्यादा डजन मंत्री अभी ये मंत्रिमंडल में है, उनकी लिस्ट भी हम देते हैं. करिए कार्रवाई उनके ऊपर, करिए उनके ऊपर एफआईआर. अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में शाहू फुले आंबेडकर के महाराष्ट्र में जिस तरह से महाराष्ट्र तोड़ने का पाप कर रहे हैं, कदापि महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेगी. मुंबईच्या शेजारी आपल्याला नवी मुंबईमध्ये डान्सबार सुरू आहे किंवा मग जुगाराच्या अड्ड्याच्या
सातत्याने अशा प्रकारची व्हिडिओ समोर जाताना कारवाई होताना दिसत नाही. या सरकारला भ्रष्टाचाराचं विळखं एवढं मोठं आहे की त्या विळख्याच्या माध्यमातून मग बॅचबार असतील, अवैध दारूचे धंदे असतील, दारूपासून मोठ्या प्रमाणात रेव्हन्यू कशी गोळा होईल त्याच्यावर हे सरकार काम करत आहे. मी तर या सरकारला मागणी करणार आहे यावेळेस की एक्साईज डिपार्टमेंट बंद करा, दारूबंदी विभाग, दारू सुरू करा मोहीम, काहीतरी विभाग काढा. म्हणजे जेव्हा काही आढावा घेतला जातो तो दारूपासून कोणत्या जिल्ह्यात किती उत्पादन मिळतं त्याच्यावर हे सरकार आढावा घेतं. अनेकांचं कुटुंब उद्ध्वस्त करून हे सरकार आपली तिजोरी भरणं आणि तिजोरी भरून सरकारला भ्रष्टाचाराचं वाव त्याच्यामध्ये मिळावा या पद्धतीचा प्रयत्न करतात. आणि म्हणून या सरकारला दारूबंदी खातं बंद करायला आम्ही म्हणणार आहोत आणि दारू उघडण्याचं खातं उघडा अशा पद्धतीचं या सरकारला म्हणावं लागेल. दारूचे लायसन देतात हे लोक, बिअर बार शॉपी तर गलोगली दिली किराणा दुकानासारखं. तर हे सरकार जे आहे हे भ्रष्ट व्यवस्थेचं सरकार आहे. हे सरकार महाराष्ट्राचं जे काही शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणी आहे त्याला उद्ध्वस्त करायला लागलेलं आहे. आणि म्हणून या अधिवेशनामध्ये हे सरकारला पूर्ण जबाब आम्ही विचारणार.